सोचिए किसी चीज का रंग या उसका मैग्नेटिक होना, पानी का मॉलिक्यूल क्यों एक खास एंगल पर मुड़ा होता है, ये सब चीजें कहाँ से तय होती हैं? इनका राज छिपा है एटम के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं उन जगहों में जिन्हें हम ऑर्बिटल कहते हैं। हाँ बिल्कुल। आज हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, परमाणु ऑर्बिटलों की संरचना और विशेषताएं। तो इसी के बेस पर आज हम एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल्स की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल। और ये ऑर्बिटल मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन के घर नहीं है, नहीं। ये उनके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। अच्छा। हाँ, उनका शेप, उनकी एनर्जी, यही सब तय करता है कि कोई एटम दूसरे से कैसे जुड़ेगा। मतलब पूरी केमिस्ट्री की बुनियाद है ये। सही कहा। तो शुरुआत सबसे बेसिक वाले से करते हैं। एस ऑर्बिटल सुना, ये सबसे सिंपल होता है, इसका क्वांटम नंबर L0 होता है। 0। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, L0 मतलब सबसे सिंपल शेप। एस ऑर्बिटल एकदम गोल होता है, एक गेंद जैसा, स्फेरिकल। ओके। और इसमें ज्यादा से ज्यादा मतलब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सिर्फ 2? हाँ, सिर्फ 2। और इसकी खास बात यह है कि ये न्यूक्लियस के चारों तरफ हर डायरेक्शन में एक जैसा फैला होता है। यूनिफॉर्म। हालांकि जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता है, जैसे 1s के बाद 2s, 3s, तो उसमें अंदर कुछ खाली जगह मतलब गैप्स आ जाते हैं। खाली जगह है एटम के अंदर? हाँ, जिन्हें नोड्स कहते हैं। ये वो जगहें हैं जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 होती है। 0? ऐसा क्यों? ये इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की वजह से होता है, परम प्रकृति। अच्छा, इंटरेस्टिंग है। तो ये गोल होने की वजह से स्टेबल होते होंगे। पर सारे ऑर्बिटल तो गोल नहीं होते। पी ऑर्बिटल की बात करें, जिनका L=1 होता है, उनका शेप कैसा होता है और उसका क्या असर पड़ता है? हाँ, पी ऑर्बिटल गोल नहीं होते, वो डमरू जैसे होते हैं, डम्बल शेप। डम्बल, ओके। नो, ये एक नहीं बल्कि 3 होते हैं, PX, PY और PZ। 3? हाँ, 3। जो स्पेस में 3 अलग-अलग एक्सिस पर मतलब दिशाओं में फैले होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पर, परपेंडिकुलर। अच्छा। XYZ एक्सिस पर। बिल्कुल। और हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो तीनों को मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन। हाँ, कुल 6 इलेक्ट्रॉन। इनके सेंटर में मतलब न्यूक्लियस पर एक नोड होता है और उनकी ये जो डायरेक्शन वाली नेचर है ना, हाँ। PX अलग, PY अलग, हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही तय करती है कि मॉलिक्यूल्स का 3D शेप कैसा होगा। जैसे पानी का V शेप क्यों है या मीथेन टेट्राहीड्रल क्यों है, ये सब इन्हीं p ऑर्बिटल्स की वजह से होता है। अरे वाह, मतलब शेप का सीधा कनेक्शन मॉलिक्यूल की बनावट से है। कमाल है। अच्छा, अब डी ऑर्बिटल पर आते हैं। L=2 वाले, इनका स्ट्रक्चर तो और कॉम्प्लिकेटेड सुना है मैंने। हाँ, डी ऑर्बिटल 5 तरह के होते हैं और उनके शेप्स और भी पेचीदा हैं। 5 तरह के? हाँ, 4 तो एक जैसे दिखते हैं, क्लोवर लीफ जैसे, चौपत्ती फूल। क्लोवर लीफ? हाँ, अलग अलग प्लेन्स में फैले हुए हैं। और जो 5वां है, DZ² वाला, वो थोड़ा अलग है। वो एक डंबल जैसा है जिसके बीच में एक डोनट जैसी रिंग लिपटी हो। डंबल के साथ डोनट, क्या बात है। हाँ, और इन 5 में कुल मिलाकर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन? हाँ, और इनकी यही जो कॉम्प्लेक्स शेप्स है ना, यही ट्रांजिशन मेटल्स को, जैसे लोहा, तांबा, जिंक, उनको इनके खास गुण देती हैं। जैसे उनका रंगीन कंपाउंड बनाना या उनका अलग-अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना, ये सब डी ऑर्बिटल्स का कमाल है। समझ गया, कमाल की डिजाइन है नेचर की। और आखिर में एफ ऑर्बिटल, L=3 वाले, ये तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे फिर। बिल्कुल। एफ ऑर्बिटल 7 तरह के होते हैं। 7? हाँ, 7। और उनका स्ट्रक्चर इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मल्टी लोब्ड, कि उनको ठीक से कागज पर बनाना भी मुश्किल होता है। बाप रे। इनमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और ये ऑर्बिटल मेनली लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में मिलते हैं। अच्छा, वो जो पीरियोडिक टेबल में नीचे अलग से रखे होते हैं? हाँ, वही वाले भारी तत्व। उनके जो अजीब से केमिकल गुण होते हैं या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब इन्हीं एफ ऑर्बिटल्स की वजह से होती हैं। तो अगर हम पूरी पिक्चर देखें, जैसे जैसे हम S से P फिर D और फिर F की तरफ जा रहे हैं, मतलब L=0 से 1, 2, 3, तो शेप्स सिंपल गोल से शुरू होकर डमरू, फिर वो क्लोवर लीफ और फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। बिल्कुल सही। और साथ में ऑर्बिटल्स का नंबर भी बढ़ रहा है, 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी 2, 6, 10, 14। एकदम सही समरी है।
और सबसे जरूरी बात यह है कि हर ऑर्बिटल की अपनी एक खास एनर्जी भी होती है। अच्छा, एनर्जी भी अलग अलग? हाँ, तो ये जो अलग अलग शेप्स हैं और जो अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं, इनका कॉम्बिनेशन ही तय करता है कि कोई एलिमेंट कितना रिएक्टिव होगा, कैसे बॉन्ड बनाएगा और फाइनली उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो ये दिखाता है कि एटम का अंदर का स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का अरेंजमेंट ये कितने गहरे जुड़े हुए हैं। वाकई ये सोचना ही अद्भुत है कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना वाले इन धुंधले से इलाकों के आकार इतने मायने रखते हैं। आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या इन अदृश्य प्रोबेबिलिटी वाले रीजन्स को ही मैटर का असली बेस मानना, क्या ये हमारे आसपास की ठोस दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकता है? इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये फंडामेंटल लेवल पर सोचने वाली बात है।